Hello everyone, I am Pratibha Lodia, Assistant Professor in Botany, Government College Khedri. Today we are going to discuss another topic of plant physiology, which is included in PSC Part 2nd, Paper 2nd. The name of the topic is Water Absorption. Water Absorption अर्थात जल अवशोषण। हम यह बात करने जा रहे हैं कि प्लांट्स को वाटर की आपूर्ति किस तरह से होती है। हम जानते हैं पृथ्वी पर जल उपलब्ध होता है वर्षा के जल से। वर्षा का जल पृथ्वी पर पहुंचता है। इसमें अधिकांश भाग तो बहता हुआ वाटर रिजर्वोयर्स का हिस्सा बन जाता है। मृदा तक पहुंचने वाले जल को हम बोलेंगे सॉइल वाटर। सॉइल में उपलब्ध वाटर के भी कई प्रकार हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, केमिकली बाउंड वाटर एंड वाटर वेपर। ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो जल सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू होता हुआ परकोलेट कर नीचे वाटर टेबल का हिस्सा बन जाता है, उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। और हम जानते हैं ये जल अधिकांश पादपों को उपलब्ध नहीं हो पाता, चूँकि ये जल बहुत ही गहराइयों में स्थित होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मृदा कणों से चिपका हुआ जल हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। कैपिलरी वाटर, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पाए जाने वाले स्थानों में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला जल कैपिलरी वाटर कहलाता है। केमिकली बाउंड वाटर, यह वह जल है जो सॉइल पार्टिकल्स के मध्य बंध बनाकर रहता है। वाटर वेपर, सॉइल पार्टिकल्स के बीच स्थित स्थान में जब जल उपस्थित नहीं होता तो वहाँ वायु पाई जाती है। उस वायु में मौजूद जल गैस के रूप में पाया जाता है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो हम यह देख सकते हैं अधिकांशतः पौधों को प्राप्त होने वाला जल कैपिलरी वाटर है। सॉइल में पाई जाने वाली टोटल जल की मात्रा सॉइल वाटर होलार्ड कहलाता है। इसमें वह मात्रा जो प्लांट्स को उपलब्ध है क्रिसार्ड कहलाता है, तथा वह मात्रा जो प्लांट्स के लिए उपलब्ध नहीं है वह ईकार्ड कहलाता है। फील्ड कैपेसिटी, सॉइल में उपस्थित जल, सॉइल में मुख्यतः समाने वाला जल कैपिलरी वाटर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। फील्ड कैपेसिटी सॉइल पार्टिकल्स के साइज़ पर डिपेंड करती है। सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ही वाटर ग्रहण करने की क्षमता उसकी कम होगी। जैसे कि हम जानते हैं सैंड के साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, जबकि क्ले का साइज़ स्मॉल होता है, इसलिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सर्वाधिक होती है। सैंड का वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे कम 5%, सैंडी लोमी सॉइल का 15 से 25%, लोमी सॉइल 25 to 30% एंड क्ले सॉइल 45%। नाउ विल्टिंग, टर्जिडिटी समाप्त होने की स्थिति को विल्टिंग कहा जाता है, यानी कि कुम्हलाना। प्लांट को यदि जल की आपूर्ति नहीं होती है तो वो कुम्हला जाता है, जिसे हम इंसिपिएंट यानी कि प्रारंभिक विल्टिंग कहेंगे। और दिन के समय खास तौर पर ग्रीष्मकाल में प्रकाश की तीव्रता अधिक होने की वजह से प्लांट कुम्हला जाता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो मर गया है। ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं टेम्पररी विल्टिंग। लेकिन यदि गर्मी के मौसम में कई दिनों तक प्लांट को जल की आपूर्ति नहीं हो तो वह कुम्हला कर मर जाता है। ऐसी अवस्था में वो परमानेंट विल्टिंग शो करता है। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, मृदा जल की वह प्रतिशत मात्रा जो परमानेंट विल्टिंग के समय उपस्थित होती है। हम ये जानते हैं कि मृदा कभी भी पूर्ण रूप से शुष्क नहीं होती, तो मृदा जल की वह मात्रा जब वो शुष्कता दर्शा रहा है, विल्टिंग शो कर रहा है, उस समय मृदा में उपस्थित है, उस मात्रा को हम परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक संख्या को लेते हैं। यदि किसी सॉइल की फील्ड कैपेसिटी 10 है और इसकी परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज 2 है, तो इस समय वाटर सप्लाइंग कैपेसिटी होगी 8। वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम,
रूट दो प्रकार की होती हैं, डीप फीडर्स या सरफेस फीडर्स। वह जड़ें जो गहराई तक जाती हैं उन्हें डीप फीडर्स कहते हैं, तथा वह जड़ें जो सिर्फ सतह पर पाई जाती हैं उन्हें सरफेस फीडर्स कहते हैं। दिया गया चित्र रूट अपेक्स के डिफरेंट जोन्स को दर्शा रहा है। रूट का टिप रूट कैप कहलाता है, इसके ऊपर मेरिस्मेटिक जोन, देन इलोंगेशन जोन, देन रूट हेयर जोन एंड एट लास्ट मैचुरेशन जोन। इन स्तरों में पौधों के लिए जल अवशोषण का कार्य करता है रूट हेयर जोन, चूँकि यहाँ रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। वाटर पाथ, सॉइल वाटर रूट हेयर सेल से कॉर्टेक्स में प्रवेश करता है। कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, हम जानते हैं कि एंडोडर्मिस में पैसा सेल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा जल पेरिसाइकिल तक पहुंचता है, फिर पेरिसाइकिल से जाइलम में। और हम जानते हैं रूट का जाइलम स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम लीफ के जाइलम से जुड़ा होता है, और इस प्रकार एक वाटर की कंटिन्यूटी रूट से अपेक्स तक बन जाती है। प्लांट्स में वाटर मूवमेंट के 3 तरीके होते हैं, एपोप्लास्ट पाथ, सिम्प्लास्ट पाथ एंड थ्रू वैक्यूल्स। एपोप्लास्ट पाथ में वाटर सेल वॉल के थ्रू आगे बढ़ता है, इसे इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। सिम्प्लास्ट पाथ, इसमें वाटर साइटोप्लाज्म के थ्रू आगे बढ़ता है, इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ थ्रू वैक्यूल्स। वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म 2 टाइप का होता है, पैसिव एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में रूट्स का डायरेक्ट रोल नहीं होता। लीफ से जैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है तो एक टेंशन क्रिएट होती है, यह टेंशन लीफ से स्टेम में और स्टेम से रूट तक स्थानांतरित होती है, और फिर रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि रूट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव तरीके से होता है? चूँकि हमने देखा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स के बिना भी संभव है। कुछ प्लांट जिनमें रूट्स नहीं होता उनमें भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। जितना ट्रांसपिरेशन अधिक होगा उतना ही हमने प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन अधिक देखा है। इसके अलावा हमने जाइलम में एक नेगेटिव प्रेशर देखा है जो भी ये सिद्ध करता है कि प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन पैसिव मेथड से होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में रूट्स डायरेक्ट रोल प्ले करती है वाटर एब्जॉर्प्शन में। रूट्स का रोल रूट प्रेशर, गटेशन व ब्लीडिंग से सिद्ध किया जा सकता है। रूट प्रेशर के द्वारा रूट से जल जाइलम तक पहुंचता है। चूँकि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का उपभोग होता है, हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, अर्थात रेस्पिरेशन को प्रभावित करने वाले कारक एब्जॉर्प्शन को भी प्रभावित करेंगे। यह ये भी सिद्ध करता है कि इस कार्य के लिए प्लांट्स का लिविंग अवस्था में होना अति आवश्यक है। लेकिन रूट प्रेशर केवल 2 एटमॉस्फेयर का होता है। इट मीन्स इससे केवल कुछ मीटर्स की हाइट तक ही वाटर का एब्जॉर्प्शन संभव है, तथा इसके लिए वेल इरिगेटेड अवस्था में होना सॉइल का और लो ट्रांसपिरेशन कंडीशन आवश्यक होगी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म 2 प्रकार का होता है, दैट इज़ ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म एंड सेकेंड नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वर्ड ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस के महत्व को समझाता है। सॉइल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जबकि रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक। इसका अर्थ ये हुआ कि सॉइल सॉल्यूशन में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है रूट हेयर की तुलना में।
जिससे जल सॉइल सॉल्यूशन से रूट हेयर में प्रवेश करता है। नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी के महत्व को बताता है। नॉन ऑस्मोटिक वाटर अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स एनर्जी। यह एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन से उत्पन्न होती हैं। ऐसी कंडीशंस जहां पर सॉइल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर रूट हेयर के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, वहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वाटर का अब्जॉर्प्शन करना होता है। फॉर एग्जांपल हेलोफाइट्स में सॉइल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स। वाटर कंसंट्रेशन इनर एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कम होता है और ऐसी कंडीशन में वाटर एब्जॉर्प्शन आउटर मीडियम से अंदर की ओर नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशंस में प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जिस मैकेनिज्म को अपनाते हैं दैट इज़ नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज़ किया जाता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता। हमने अभी जाना है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन से रिलीज्ड एनर्जी को काम में लिया जाता है। सेकेंडली, एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स होता है। इट मीन्स रूट्स केवल एक चैनल की तरह काम करते हैं। चूँकि हमने कुछ प्लांट्स में देखा है कि जहाँ रूट्स एब्सेंट है वहाँ भी पैसिव एब्जॉर्प्शन से वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जबकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहता है कि रूट्स लिविंग स्टेट में होने चाहिए और वो एब्जॉर्प्शन में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के दौरान हमने देखा है कि जाइलम में पॉजिटिव प्रेशर होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन के समय एक नेगेटिव प्रेशर नज़र आता है जाइलम में। चूँकि हम जानते हैं नेगेटिव प्रेशर एक टेंशन क्रिएट करता है, जिससे कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर अंदर की ओर ड्रॉ किया जाता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के दौरान ब्लीडिंग फेनोमेना नज़र आता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन के दौरान नहीं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर नाइट या मॉर्निंग टाइम में होता है, चूँकि उस समय सॉइल वाटर सैचुरेटेड होती है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन हमेशा होता है, चूँकि जैसे ही एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन के साथ ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिक इनहिबिटर से अफेक्टेड होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं। चूँकि मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। अर्थात एक्टिव एब्जॉर्प्शन रेस्पिरेशन से संबंधित है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सिम्प्लास्ट वे अडॉप्ट करता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्ट। जैसे कि हम जानते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब सेल्स अलाइव हों, लिविंग स्टेट में हों, चूँकि ये साइटोप्लाज्म को यूज़ करता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए इंटरसेलुलर स्पेसेस व सेल वॉल यूज़ में आते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन पर निर्भर नहीं है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन मुख्य तौर पर ट्रांसपिरेशन पर निर्भर है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये मात्र 4% वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट मेथड है और इससे तकरीबन 95% वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। Now the factors affecting water absorption. Firstly, the plant factors. First, root system. जितना रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा, हेयरी होगा, उतना ही वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जितनी रूट्स गहराई तक जाएगी उतना वाटर एब्जॉर्प्शन कन्वीनियंट वे में हो पाएगा। सेकेंड, रूट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Thirdly, conducting system. A plant with well-developed conducting system will have more water absorption.
नाउ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फर्स्टली वाटर अवेलेबिलिटी, अर्थात वाटर की उपस्थिति। जितनी पर्याप्त मात्रा में जल उपस्थित होगा उतना ही जल अवशोषण हो पाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि वाटर किस रूप में है। यदि वाटर ऐसे रूप में है जो कि प्लांट्स द्वारा नहीं लिया जा सकता तो वाटर एब्जॉर्प्शन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सेकेंडली कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि वाटर का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर होता है, अतः सॉइल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होना आवश्यक है। थर्डली सॉइल टेम्परेचर। हम जानते हैं कि 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर एब्जॉर्प्शन को फेवर किया जाता है। नेक्स्ट सॉइल एरेशन। यदि सॉइल में एयर प्रॉपर है तो रूट्स को रेस्पिरेशन करने के लिए एनर्जी रिलीज़ करने में सहायता मिलेगी, चूँकि ऐसी दिशा में वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांसपिरेशन। हम जानते हैं प्लांट के एरियल पार्ट से जितना वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा रूट से उतना ही वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ जस्ट गो थ्रू द बुक्स, prepare your own notes and attempt the test well. Thank you everyone.